गुड मॉर्निंग एवरीवन। 8th क्लास कल हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, जिसमें हमने 2 किए थे। उसके बाद में तीसरा है शॉर्ट का, तीसरा हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, खनन किसे कहते हैं? खनन किसे कहते हैं? तो अब आपकी किताब में थोड़ा सा अजीब सा दिया गया है, या अगर आपको बुक से करना है बुक से करो, लेकिन गाइड से करना है गाइड से करो। लेकिन खनन क्या होता है कि पृथ्वी को खोदकर खनिजों को निकालना है, खनन कहलाता है। पृथ्वी को खोदकर खनिजों को निकालना है, वो खनन कहलाता है। अब इसने कहा है विस्तृत खनन व कूप खनन में क्या अंतर है? अब खनन 2 प्रकार का होता है। विस्तृत यानी कि बड़े स्तर का खनन, जो कि धरातल की ऊपरी मिट्टी को हटाते ही जब खनिज हमें मिलने लगते हैं या मिल जाते हैं, उसको विस्तृत खनन कहते हैं। कूप की खनन वो होता है जब बहुत अधिक गहराई तक जाकर हमें खनिज मिलती है, वो कूप की खनन के अंतर्गत आता है। तो जब खनिज कम गहराई पर होते हैं तब उन्हें पृष्ठीय स्तर को हटाकर, अब पृष्ठीय का मतलब ऊपरी स्तर को हटाकर निकाल लिया जाता है, इसे विस्तृत या विवृत खनन कहते हैं। इसके विपरीत जब खनन बहुत अधिक गहराई पर किया जाता है तो उसको कूप की खनन कहते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम निकालते हैं, प्राकृतिक गैस निकालते हैं, तो उसके लिए पहले एक प्रवेदन किया जाता है। प्रवेदन का मतलब एक अंदर तक पाइप डाली जाती है, उसके द्वारा खनन किया जाता है, वो तो कूप की खनन आ जाता है। जबकि कोयला है, लोहे से कई बार ऊपरी मिट्टी हटाते ही हमें खनिज मिल जाते हैं, तो वो आता है इसमें विवृत खनन में। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। अब आ जाता है फिर प्रवेदन तथा आखनन में क्या अंतर है? प्रवेदन तथा आखनन दोनों में क्या बताना है? दोनों में अंतर बताना है। अब पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा खनिज है, वो धरातल में बहुत नीचे पाई जाती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कूप के वो प्रवेदन के अंतर्गत आता है। इसमें बाहर निकालने के लिए गहरे कूप, यानी कूप का मतलब कुआं होता है, और गहरे कुएं या कूप खोदने पड़ते, इसे प्रवेदन कहा जाता है। दूसरी ओर क्या होता है कि सतह के निकट, यानी कि जो विवृत आप कर रहे थे, जो कूप तीसरा और चौथा से भी प्रश्न है लगभग, विवृत आप कर रहे थे, वही आखनन है। जब पृथ्वी की ऊपरी सतह को हटाकर खनिज हटाते ही खनिज मिलने लगते हैं या खनिजों की प्राप्ति होने लगती है, वो आखनन कहलाता है। प्रवेदन कि कुछ खनिज जैसे कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पृथ्वी बहुत अधिक गहराई पर मिलते हैं, तो एक गहरा कूप या कुआं खोदकर उन खनिजों को निकाला जाता है, वो तो आता है प्रवेदन, यानी कि खोदना, अंदर तक खोदना, गहराई तक खोदना। आखनन होता है कि धरातल की ऊपरी सतह को हटाते ही जब खनिजों की प्राप्ति होने लगती है, तो वो आखनन के अंतर्गत आता है। अब 5वां है, खनिज है औद्योगिक दृष्टि से अधिक उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, खनिज औद्योगिक किसकी दृष्टि से? औद्योगिक दृष्टि से। अब जितने भी धातु उद्योग है, वो सारे के सारे किस पर आधारित है? खनिज पर है। अब उद्योग जो है वो धातुओं पर आधारित भी होते हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है, तांबा उद्योग है। जबकि कुछ उद्योग है वो कृषि पर भी आधारित होते हैं, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, ऊन उसमें आटा बनाने वाले या फिर अनेक प्रकार के खाद्य सामग्रियाँ बनाने वाले उद्योग है, वो कृषि पर आधारित होते हैं। तो खनिजों का उद्योगों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। अब रत्न के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं, और आभूषण बनाने के लिए विभिन्न तरीकों में रत्न कौन से हो? जिसमें कि हीरा, मुख्य रूप से इसमें हीरे को शामिल किया जाता है। अनेक प्रकार के हीरे जो है वो बहुत से प्रकार के होते हैं, वो रत्नों के अंतर्गत आते हैं और बहुत ही कठोर होते हैं, आसानी से उनको तोड़ा नहीं जा सकता और उनसे आभूषण बनते हैं। उसके बाद में तांबा एक धातु है, इसका उपयोग सिक्कों से लेकर पाइप तक बनाने में किया जाता है। तांबे के सिक्के आपने सुने होंगे, पुराने समय में तांबे के सिक्कों का प्रयोग किया जाता है। तांबा भी एक धातु है और इससे तांबे के सिक्के बनाए जाते हैं, और इसके छोटी छोटी पाइपें भी इससे बनाई जाती है। और खासकर ये प्राचीन युग में इसका बहुत अधिक उपयोग होता था। तांबा युग भी आया था, आपको पता होगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ तांबे का प्रयोग होता था। आजकल जैसे एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। अब कंप्यूटर उद्योग में भी जैसे कि सिलिका है, जो उसकी चिप बनी होती है कंप्यूटर में, वो सिलिका की, सिलिकन घाटी भी आपने नाम सुना होगा। तो सिलिकन क्वार्टरजाइट में प्राप्त किए जाते हैं, और सारे के सारे ये खनिज है जो कि पृथ्वी से निकाले जाते हैं। चौथा है एल्यूमिनियम, जिसे इसके बॉक्साइट से प्राप्त होता है। अब एक चीज़ देखो आप, एल्यूमिनियम का हम सभी प्रयोग करते हैं। एल्यूमिनियम, अब इसका हम सभी प्रयोग करते हैं। अब हम ये शब्द नहीं लेते हैं घरों में, आपने सिल्वर शब्द सुना होगा।
हम कह देते हैं सिल्वर के बर्तन या सिल्वर की वस्तुएं, वो एल्यूमिनियम है। पृथ्वी से हम जब भी खोदते हैं तो एल्यूमिनियम नहीं निकलता है। जब पृथ्वी में खनन किया जाता है तो आता है बॉक्साइट। क्या निकलता है? बॉक्साइट। अब इस बॉक्साइट को शुद्ध करने के बाद में जो धातु प्राप्त होती है उसका नाम है एल्यूमिनियम, और उससे जो है बर्तन या फिर अनेक वाहन जैसे कि हवाई जहाज जैसे वाहन है उनमें एल्यूमिनियम का ही प्रयोग होता है। तो धातु है जो या खनिज है वो औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। खनिजों के बिना उद्योगों की कल्पना करना ही मुश्किल है। अब कई बार सिंपल सी बात है कि लो इस्पात उद्योग, लो इस्पात उद्योग, लो इस्पात उद्योग। अब हम दैनिक जीवन में लो से बनी हुई बहुत सी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में। वो किससे लो इस्पात ये किससे बनता है? जैसे कि घरों में चाहे आप कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं या फिर जो खेतों में प्रयोग किए जाते हैं, सारे लोहे से बने होते हैं। ये बनते हैं लो अयस्क से, लो अयस्क से। अब पृथ्वी को खोदते हैं तो उसमें लो अयस्क निकलता है, जैसे कि मिट्टी जैसे चूरा होता है उसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, फिर उसको शुद्ध किया जाता है, उसमें अशुद्धियों को दूर किया जाता है, तो उसके बाद में बनता है लो इस्पात बनता है। अब लो इस्पात बनता है। लो इस्पात एक खनिज है, धातु है। इसका कितना महत्व देखो आप, एक सुई से लेकर, एक सुई बिल्कुल छोटी सी होती है, एक सुई से लेकर बड़ी से बड़ी मशीनें किससे बनती है? लो इस्पात से बनती है। और लो इस्पात में प्रयोग होने वाली मशीनें भी किससे बनती हैं? लो इस्पात से बनती हैं। अब सोचने वाली बात है कि अगर लो अयस्क ना होता तो लो इस्पात ना बनता, यानी कि ये खनिज है, ये खनिज ना होता तो ये धातु ना बनती, ये धातु ना बनती तो विश्व में औद्योगिक क्रांति नहीं आती, क्योंकि मशीनों के बिना औद्योगिक क्रांति संभव नहीं थी। उसके बाद में छठा है खनिजों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? खनिजों का संरक्षण। खनिज आपको पता है 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना हुआ पदार्थ, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ पदार्थ है वो खनिज कहलाता है, जिसकी अपनी एक चमक होती है, अपना एक रंग होता है, अपनी एक विशेषता होती है। संरक्षण का मतलब होता है इनका उचित उपयोग करना चाहिए। तो अगर हम खनिजों का उचित उपयोग नहीं करेंगे, अंधाधुंध उपयोग करेंगे, तो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए जो जीवन यापन करना है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खनिज को बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग होने में कुछ एक वर्ष ही लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें हम ग्रेट ब्रिटेन, अब ग्रेट ब्रिटेन आपने नाम सुना ना हो तो इंग्लैंड सुना होगा, जिसने भारत पर राज किया था। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ आई थी? ग्रेट ब्रिटेन में आई थी, 1770 के दशक में आई थी। लेकिन आज वहाँ के हालात क्या है कि वहाँ पर लो अयस्क भी समाप्त हो चुका है, लगभग कोयला भी समाप्त हो चुका है, और ये देश अब दूसरे देशों से चाहे लो अयस्क है, कोयला है, आयात करना पड़ता है, मंगाना पड़ता है। अगर उचित उपयोग किया जाता है इसका तो उसको बचाया जा सकता है, इसलिए खनिजों का संरक्षण है वो। अब इसने कहा है कि अनवीकरणीय है, यानी कि इसका बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ धातु उद्योग है जो चक्रीय जरूर है, लेकिन एक समय विशेष के लिए है। ये नहीं है जैसे हवा की तरह नहीं है, जल की तरह नहीं, एक बार प्रयोग कर दिया तो उसकी पूर्ति होती रहेगी, ऐसा कुछ है नहीं है। भूमि से एक बार निकाल दिया तो उसके बाद में ये समाप्त हो जाए। इसके निर्माण और संचयन में, निर्माण, उत्पत्ति, संचयन, इकट्ठा होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। उपभोग की दरें की तुलना में इसका निर्माण, अब देख उपभोग यानी कि इसका उपयोग हम जल्दी कर लेते हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति है वो धीरे धीरे होती है। किताब में कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो हमें याद करने मुश्किल होते हैं, लेकिन हम सिंपल लिख सकते हैं कि उपयोग है हम जल्दी कर लेते हैं, लेकिन इसका निर्माण या उसकी उत्पत्ति है वो धीरे धीरे होती है। इसलिए खनिजों का संरक्षण जरूरी है। अब इसमें क्या है कि इसके खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को कम करना चाहिए। जब हम खनन करते हैं तो बहुत से खनिज है उनका ठीक से हम इकट्ठा नहीं कर पाते, संचय नहीं कर पाते, तो उसकी बर्बादी को कम करना चाहिए। धातुओं का पुनर्चक्रण, धातु जितनी भी है उनका बार बार उपयोग कर सकते हैं। जो धातु कुछ नष्ट हो जाती है उसे दूसरी वस्तुएं बना सकते हैं, जो खराब हो जाती है जैसे कि लो अयस्क से हम दूसरी वस्तु भी बना सकते हैं। तो उनका पुनर्चक्रण, बार बार उपयोग, धातुओं का पुनर्चक्रण इसे लिख सकते, धातुओं का बार बार उपयोग करना चाहिए, जिससे संसाधनों को संरक्षित किया जाए। पुनर्चक्रण का अर्थ होता है खनिजों का बार बार प्रयोग करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद में है ईंधन के क्या उपयोग हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ईंधन, ईंधन के क्या उपयोग है। अब सबसे पहले ईंधन से हमें क्या प्राप्त होता है?
ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम बात करें कुछ खनिजों की, तो ईंधन या ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस से। तो ईंधन का उपयोग है वो खाना पकाने या ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है या हो सकता है। हमारे देश में ग्रामीण अपने उपयोग का 50% से अधिक ऊर्जा है वो ईंधन से प्राप्त होता है। जीवाश्म ईंधन पौधों और जानवरों, जो मृत जानवर होते हैं, के जो अवशेष होते हैं वो लाखों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबे रहे। ताप और कोयला ऐसा माना जाता है कि आज से 35 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक हलचल हुई, उसमें पृथ्वी पर बहुत अधिक पेड़ पौधे और जीव जंतु थे, तो वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में दब गए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक तापमान और दबाव के कारण जो पेड़ पौधे हैं वो कोयले में बदल गए और जीव जंतु थे वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल गए। हम छोटी सी बात करें, अगर कोई जीव जंतु मर जाता है, उसको पृथ्वी के अंदर दबा देते हैं, तो हम देखते हैं कुछ वर्षों के बाद में उसकी हड्डियाँ हैं वो नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार अगर किसी पौधे को हम पृथ्वी के बहुत अधिक गहराई में दबा दें, क्योंकि ये गहराई बहुत अधिक गहराई में दब गए थे, इसलिए वहाँ पर तापमान अधिक था। 1 या 2 फीट से नहीं बनता है। कोयला है वो हजारों फीट नीचे से भी निकाला जाता है। तो पृथ्वी के अंदर दबे रहे ताप और दबाव के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में बदल गए। जीवाश्म शब्द क्या होता है? जो जीव जंतुओं या पेड़ पौधों से बने हो, ऐसा ईंधन जो श्वास लेने वाली वस्तुओं से बना हो, जीवाश्मी ईंधन। ऐसा ईंधन जो सांस लेने वाले वस्तुओं से बना हो वो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है और परंपरागत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। परंपरागत और अपरंपरागत दो शब्द आते हैं। परंपरागत क्या होते हैं कि ऐसे खनिज जिनका हम लगातार उपयोग वर्षों से लगातार उपयोग करते आ रहे हैं, ऐसे खनिज जिनका वर्षों से हम लगातार उपयोग करते आ रहे हैं। गैर परंपरागत ऐसे खनिज जिनका या ऐसी वस्तु इनका हमने अभी उपयोग शुरू किया है, पिछले कुछ वर्षों में उपयोग शुरू किया है, तो वो और गैर परंपरागत में आते हैं। जबकि कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का हमने बहुत समय पहले ही प्रयोग शुरू कर दिया था, इसलिए वो परंपरागत में आते हैं। उसके बाद में आपका आगे देखो 8वां प्रश्न है, कोयले के क्या उपयोग है? कोयले के क्या उपयोग है? अब कोयला है वो औद्योगिक क्रांति की जननी कहा जाता है। कोयले से औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ था। तो कोयले है वो बहुतायत में पाने वाला, यानी कि कोयला है वो पृथ्वी में बहुत अधिक पाने वाला एक जीवाश्म ईंधन है, जीवों से बना हुआ ईंधन है। इसका उपयोग जो है वो चाहे घरेलू उपयोग है या फिर उद्योगों में या फिर रेलगाड़ी आदि क्षेत्रों में इसका उपयोग, ऊर्जा बनाने में भी इसका उपयोग होता है। इस्पात, वाष्प इंजन, विद्युत उत्पन्न करने से उपयोग होता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें तापमान बहुत अधिक होता है, इसमें ऊष्मा की प्राप्ति से अधिक होती है, इसलिए इसको तापीय ऊर्जा भी कहा जाता है। अब कोयला जिसका आज हम उपयोग कर रहे हैं, लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी की सतह में परतों में दबने से इसकी उत्पत्ति हुई थी। बार बार वही लाइन लिखनी है कि जिस कोयले का आज उपयोग कर रहे हैं उस कोयले की उत्पत्ति जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में पेड़ पौधों के दबने से हुई थी। अब इसने एक चीज़ और पूछी, इसके उत्पादन क्षेत्र का वर्णन करो। अब कोयले के उत्पादन क्षेत्र है बहुत से, सबसे अधिक कोयले का उत्पादन है वो चीन करता है। सबसे अधिक कोयले का उत्पादन कौन सा देश करता है? चीन करता है। उसके बाद में अगर बात आए तो चीन के बाद में यूएसए करता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद में अगर बात आए तो ऑस्ट्रेलिया लिख सकते हैं। भारत है कोयले के उत्पादन में चौथे स्थान पर आता है। जर्मनी, रूस और दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस आदि जो कोयले का उत्पादन करते हैं। अब भारत में अगर कोयले की बात आई तो भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो झारखंड करता है। भारत में कोयले का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? झारखंड में होता है। झारखंड। अब झारखंड में बात करें तो जरिया, धनबाद, बहुत से नाम हैं, गिरिडीह, सिंहभूम, बहुत से नाम है जो कि झारखंड के लगभग हर जिले में मिलते हैं। उसके बाद में है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का है रानीगंज। अब रानीगंज का नाम क्यों आया है? क्योंकि भारत में 1774 में सबसे पहले कोयले की उत्पत्ति है वो रानीगंज से हुई थी। रानीगंज से कोयला निकालना शुरू हुआ था। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, लगभग बहुत से राज्यों से है वो कोयले का उत्पादन
होता है। 9वां प्रश्न जो है वो जल विद्युत कैसे बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप है, जल विद्युत। अब समझ रहे हो आप, जल से जो बिजली बनती है उसको जल विद्युत कहते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा कि नदियों का जल पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों का जल इस प्रकार से नीचे गिरता रहता है, जिसको हम वाटरफॉल कहते हैं। तो नदियों का जल ऊपर से नीचे गिरता रहता है, इसको जलप्रपात या वाटरफॉल कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ टर्बाइनें या मोटरें लगा दी जाती है। उन मोटरों पर जब जल ऊपर से नीचे गिरता है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा को ये विद्युत में मोटरें बदल देती है। अब इसका महत्व है कि विद्युत उत्पन्न करने के बाद में जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जा सकता है। अब इस जल से विद्युत बना ली तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में ये जल यहाँ से निकल कर नहरों में या नदियों में चला जाता है। उस जल का उपयोग चाहे कृषि है, घरेलू उपयोग है, अनेक प्रकार के कार्यों में हो सकता है। अब फिर यही जल यहाँ से वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है, वर्षा होती है, फिर यहाँ पर जल आता रहता है और बिजली बनती रहती है। एक नवीकरणीय संसाधन है, इसको सफेद सोना भी कहा जाता है। अब उत्पादन क्षेत्र कौन से है इसमें, अब आप 3-4 देशों के नाम लिख देना, लगभग सारे ही देश करते हैं। इसमें आप भारत लिख सकते हो, भारत है, चाइना है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है और स्वीडन है। जो भी आपको 3, 4, 5 देश याद रहे वो लिख देना। फिर इसमें है कि विद्युत केंद्र भारत में जो है भाखड़ा नंगल बांध है, वो सतलुज नदी पर है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली को जो जल की प्राप्ति है इसी भाखड़ा नंगल से बांध से होती है। ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। उसके बाद में है गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। बांध क्या होता है, जैसे एक नदी बह रही है, उसके पानी को यहाँ से रोक लिया जाता है, यहाँ पर पानी है वो इकट्ठा होता रहता है, फिर नहरों के पानी छोड़ दिया जाता है, उसको बांध कहते हैं। ऊपर से नीचे की ओर पानी गिराया जाता है, बिजली बनती है, उसके बाद में पानी को नहरों में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में नागार्जुन सागर बांध और दामोदर नदी की घाटी परियोजना है। नागार्जुन सागर बांध जो है वो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। दामोदर नदी घाटी परियोजना ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, दोनों राज्यों की परियोजना है और ये दोनों राज्यों में स्थित है दामोदर नदी पर। उसके बाद में आपका 10वां प्रश्न है प्राकृतिक गैस के उपयोग और उत्पादन। प्राकृतिक गैस के उपयोग और उत्पादन, प्राकृतिक गैस के उपयोग और उत्पादन के बारे में बताना है। तो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम है वो निक्षेपों के साथ पाई जाती है। प्राकृतिक गैस है वो पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ से पेट्रोलियम की उत्पत्ति होती है, जहाँ से पेट्रोलियम की उत्पत्ति होती है वहीं से प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति, दोनों एक साथ पाए जाते हैं। यह सब जब ये बाहर आती है तो पेट्रोलियम को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन में किया जाता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग हम घर में प्रयोग करते हैं, इससे बिजली बनाई जाती है। खाद जो यूरिया या फिर DAP जिसको हम फास्फोरस बोलते हैं, जो उर्वरक उद्योग होते हैं उनमें भी इनका प्राकृतिक गैस का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसमें रूस, नॉर्वे, UK, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक है। अब प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम दोनों है लगभग सेम जगह उत्पन्न होते हैं। तो जहाँ हम पेट्रोलियम की बात करते हैं उसमें भारत लिख सकते हैं, चाइना लिख सकते हैं और सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, नॉर्वे है, USA है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो 5-4 देश हमें लिखने हैं कि यहाँ से उत्पादन होता है। भारत में ये कहाँ पर उत्पादन, जैसलमेर जो कि राजस्थान से जैसलमेर में तेल का भी उत्पादन होता है। उसके बाद में है गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ऐसा मान कृष्णा गोदावरी डेल्टा है वो आंध्र प्रदेश में है। डेल्टा क्या होता है, जब नदी अपना जल समुद्र में गिराती है उसको डेल्टा कहते हैं। कृष्णा गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर D6 ब्लॉक है, एक ब्लॉक यानी कि एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र का नाम D6 क्यों रखा, क्योंकि इस क्षेत्र का नाम है धीरूभाई ये जो रिलायंस इंडस्ट्री है इसने इस क्षेत्र का पता लगाया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत अधिक गैस है, जिससे कि कई वर्षों तक भारत में गैस की प्राप्ति हो सकती है। D का मतलब धीरूभाई। उसके बाद में है त्रिपुरा, मुंबई के कुछ अपतटीय यानी कि समुद्र के निकट लगते क्षेत्रों में भी प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अब बायोगैस कैसे प्राप्त की जाती है, प्रश्न नंबर 11 है बायोगैस। कौन सी बायोगैस कैसे प्राप्त की जाती है। अब बायोगैस कैसे बनाई जाती है, प्राप्त की जाती है, तो जैविक अपशिष्ट, जैविक यानी कि जो जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, अवशिष्ट यानी कि उनका कचरा,
जैसे मृत पौधे हैं या फिर जंतुओं के अवशेष हैं या फिर पशुओं के गोबर है आदि, या फिर रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। क्योंकि जैविक अपशिष्ट का मतलब होता है कि जो जीव नष्ट हो चुके हैं या उनका जो बेकार पदार्थ है वो, जैसे कि मरे हुए जीव जंतु होते हैं या गले सड़े पेड़ पौधों की पत्तियां या उनकी टहनियाँ आदि होती है, या रसोई से निकला हुआ जो कचरा होता है, उनको गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। तो इसे बायोगैस कहते हैं। बायोगैस संयंत्र में जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। अब कई बार आपने गैस प्लांट के बारे में सुना होगा कि पृथ्वी के अंदर एक गहरा स्थान या गड्ढा बना दिया जाता है, जिसको कि पक्का कर दिया जाता है, उसमें कोई टंकी जो भी रख दी जाती है कोई, तो प्रतिदिन उसमें जो कूड़ा कचरा आदि होता है वो उसके साथ साथ पानी उसमें डालते रहते हैं और उसके आंतरिक भाग से गैस की प्राप्ति होती रहती है, और उसके बाद में जो लास्ट में जो बचता है उससे एक उत्तम प्रकार की जैविक खाद की भी प्राप्ति होती है। तो बायोगैस जो है वो प्राप्त कैसे की जाती है, बनाई कैसे जाती है, उसकी डेफिनेशन बतानी है कि प्राकृतिक गैस है ये जैविक अपशिष्ट या जैविक पदार्थ जैसे मृत जीव जंतु है या पेड़ पौधों की पत्तियां टहनियाँ आदि को एक साथ मिलाकर उससे गैस प्राप्त की जाती है, इसको कि बायोगैस कहते हैं। ये बायोगैस संयंत्र में कूड़ा कचरा आदि को एक साथ डाला जाता है जिससे कि गैस की प्राप्ति होती रहती है। इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस मुख्य रूप से पाई जाती है। उपयोग क्या है कि बायोगैस का उपयोग है खाना पकाने के लिए या फिर विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है, और इससे बहुत बड़ी मात्रा में जैव खाद या जैविक खाद की उत्पत्ति भी होती है, जिसका कि उपयोग खेतों में डालने के लिए किया जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी देश के लिए, क्योंकि इससे घरेलू जो ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति है वो आसानी से हो जाती है। तो ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन थे ये आपको सभी के भी शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। फिर भी इनमें किसी प्रकार की समस्या आती है तो बताएं, लेकिन होमवर्क है वो लगातार कंप्लीट होना चाहिए।